Assalamu alaikum and welcome to the second episode of Ask the Lala. This is Lala here. I hope सब खैर खैरियत से होंगे और किसी किस्म की भी नेगेटिविटी का और जंग और इन सब चीज़ों का शिकार नहीं हुए होंगे। आई होप आपकी सेहत भी खैर खैरियत से होगी। पहले एपिसोड का फीडबैक देखने के बाद टेक्निकली आई शुड नॉट हैव बीन डूइंग दिस, लेकिन शुरू में सोचा यही था कि व्यूज आए या ना आए हर वीक एक एपिसोड शूट करके अपलोड करनी है। व्यूज तो वाकई नहीं आए, लेकिन खैर वो जो मेरा कंसिस्टेंसी बनाने का एक इरादा था वो भी थोड़ा खराब ही हो गया। लॉन्ग वीकेंड था मेरे पास। लॉन्ग वीकेंड 4 दिन का था। तो इट स्टार्टेड ऑन फ्राइडे फॉर मी। आई गेट एन एक्स्ट्रा हॉलीडे फ्रॉम वर्क। फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड देन मंडे, 4 दिन लॉन्ग हॉलीडे था। और जितने पेंडिंग काम थे, मोस्ट ऑफ देम आई बिलीव, वो मैंने सारे कवर कर लिए इस वीकेंड पे। स्प्रिंग क्लीनिंग पेंडिंग थी, कपड़े सब सर्दियों के वॉश करके स्वैप करने थे, घर के कारपेट्स वॉश करने थे, नो सब सफाई सुथराई वगैरह वगैरह, ऑल ऑफ दैट सब हो गया। जो नहीं हुआ वो ये नहीं हुआ कि सोचा ये था कि क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है, टाइम ज़्यादा होगा, तो आई मे बी एबल टू रिकॉर्ड मोर वीडियोस विच आई कैन रिलीज वीकली। तो मोर वीडियोस क्या एक भी नहीं बनाई उस टाइम पे, और उसके पिछले वीक भी कोई रिकॉर्डिंग नहीं की थी। तो वेल बेसिकली आई डिड वेस्ट माई टाइम विच इज़ अनफॉर्चुनेट, बिकॉज आई थिंक अगर मेरी ज़िंदगी में एक ही चीज़ ठीक हो जाए वो है मेरी लेजीनेस और प्रोक्रास्टिनेशन, तो बस दुनिया फतह हो जाए। पर आई थिंक दैट perhaps is like one of our biggest, what would you call, enemy, I guess, in ourselves. Anyways, yeah, so that was what was happening this past week. मौसम काफी अच्छा था, चीजें बदल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। बाहर सम सॉर्ट ऑफ बाहर ही चल रही है, लेकिन बारिशें रोजाना हो रही हैं। इट्स काइंड ऑफ कोल्ड। आई थिंक इट्स काइंड ऑफ कोल्ड फॉर मी, एटलीस्ट एनीथिंग बिलो 15 इज कोल्ड फॉर मी, तो एक्चुअली 15 टू, बिकॉज यहाँ पे विंडी भी हो जाता है काफी ज्यादा, तो वो खैर ठंडी लगती है। सोच रही थी कुछ दिनों पहले इस बार अगर बातचीत करनी है किसी टॉपिक पे तो वो किस चीज़ पे करनी चाहिए। तो आई थिंक एक चीज़ जो कि जिससे आई थिंक आई बिलीव मोस्ट देसी पीपल आर इम्पैक्टेड वन वे और अनदर, वो है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस जो हम लोगों की घरों में होती है हमारे रिश्तेदारों की वजह से। समटाइम्स माँ बाप खुद भी काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। आफ्टर अ सर्टेन एज आई थिंक यू शुड लेट किड्स बी, दे आर नॉट किड्स एनी मोर, दे आर अडल्ट्स। तो वो इंटरफेयर करने की जो हम लोगों की आदत है ना, वो जाती ही नहीं है बिल्कुल। बस हम उसी में लगे रहते हैं, कौन क्या कर रहा है और उसको किसको कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए, और कर रहा है तो क्यों कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो इसी तरह जो है ना, हमारे भी हैं एक रिश्तेदार, वो आए दिन उनको बस बड़ा शौक है, वो ना अपने मशवरे हमेशा मुसलत करते हैं दूसरों के ऊपर, हमेशा से। स्पेशली अगर ऐसे लोगों को अगर ये पता लग जाए ना कि आप जो हैं वो एक स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन नहीं है, या आप में थोड़ी डिसीजन मेकिंग पावर कम है, या आप उनके ऊपर रिलाई करते हैं या डिपेंड करते हैं कि वो आपको बताएं क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो लोग फिर आपका ना फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। आपको गलत मशवरे देंगे ताकि और ऐसे मशवरे जिनसे आपका फ़ायदा हो ना हो, उनका हो जाना चाहिए। तो ऐसे जो है ना हमारे कुछ खैर से रिश्तेदार हैं, तो इन्हीं में से एक रिश्तेदार है। तो उनको काफ़ी इंटरेस्ट होता है इन मामलात में कि कौन क्या कर रहा है और कहाँ रह रहा है, कितना आप रेंट पे कर रहे हैं। एक बार इसी तरह से जिक्र हो रहा था एक खातून से। वो बता रही थी कि वो रैंडमली शी मेट समबडी प्लेन पे कहीं सफ़र करते हुए, और जो उनके साथ बैठी थी खातून वो भी गालिबन पाकिस्तानी थी। और सलाम दुआ के बाद, अच्छा क्या करते हो, कहाँ रहते हो के बाद, शी जम्प्ड ऑन आस्किंग, अच्छा कितने पैसे कमा लेते हो अभी आपके खावंद, या आप कितने पैसे कमा लेती हैं। आई जस्ट समटाइम्स डोंट बिलीव इट कि लोगों में इस किस्म की नॉन सेंसिकल बातें करने की हिम्मत कहाँ से आ जाती है। आपसे तो नहीं पूछा किसी ने कि आप कितने पैसे कमा रहे हैं, या आपका बेटा कितने पैसे कमा रहा है, या आपकी बेटी कितने पैसे कमा रही है। तो आपको क्यों इंटरेस्ट है यार कि कोई और कितने कमा रहा है कितने नहीं कमा रहा। और उसकी रीजन यही होती है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने सारी जिंदगी कोशिश की होती है कि आप ना कहीं आगे ना निकले जिंदगी में। उनके अपने बच्चे आगे निकले और उनको निकलना चाहिए, लेकिन आप जो है ना, आप बैक सीट लें और बस ऐसे ही छोटी मोटी सी जगहों से तालीम हासिल करें और बस फारिग हो जाएं। आपने ज़िंदगी में आगे कहीं नहीं बढ़ना। वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस, मैंने जब अपने वीज़ा अप्लाई किया था, मैंने अपने ख़ानदान में
किसी को नहीं बताया था कि मैंने यहाँ के लिए पीआर अप्लाई की हुई है, क्योंकि ये मेरी पीआर कभी होनी ही नहीं, कभी ये हो ही नहीं सकता था कि ये होती। इस किस्म के लोग हैं, करीबी रिश्तेदार नहीं है, जस्ट अनफॉर्चुनेट जिस तरीके से चीजें हैंडल की गई हैं और की जाती हैं, इट्स जस्ट अनफॉर्चुनेट। एक वाकया मुझे याद है अभी भी, जिन दिनों मेरा एडमिशन होना था किसी यूनिवर्सिटी में, उस जमाने की जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो एबटाबाद से थी, तो मेरा पक्का इरादा था कि मैंने कॉम सैट्स एबटाबाद में एडमिशन लेना है। एफएससी फाइनल सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आता जब आपके एडमिशन्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, और ऑब्वियसली एडमिशन सिक्योर करने के लिए यू हैव टू पे द फी। अब हम गए वहाँ पे, इट वाज मी, माय माय फादर, या आई वाज जस्ट द टू ऑफ अस, इट वाज जस्ट मी एंड माय फादर। हम गए एबटाबाद, देखा वहाँ पे लिस्टिंग जो लगी होती है, उनमें नाम आ गया था मेरा, और हाँ याद से नहीं पड़ता, पर गालिबन इंजीनियरिंग का ही कोर्स था जिसमें नाम आया था। तो अब मुझे था कि अच्छा अभी नाम आ गया है, अब ना लेट्स जस्ट सबमिट द फी एंड आई वुड जस्ट सिक्योर माय सीट, क्योंकि इस वक्त तक मेरी पूरी फैमिली में एक इस किस्म का माहौल बना हुआ था कि बस एडमिशन किसी तरीके से मेरा ना हो किसी यूनिवर्सिटी में। और इस यूनिवर्सिटी के बाद इस्लामाबाद के एक दो तीन इंस्टीट्यूट थे वो रह गए थे जहाँ पे भी लिस्ट लगनी थी, बट दिस वाज लाइक बेसिकली टू मी दिस वाज लाइक माय लास्ट चांस टू गेट एडमिशन anywhere, and it's actually a good institute, the complex Ahmedabad, it's a good institute। लोकेशन भी बड़ी अच्छी थी, हॉस्टल वगैरह भी था, हमने सब देख लिया। अच्छा वहां से हम निकलते हैं और रास्ते में एक जगह आकर वो मेरे फादर जो हैं वो रोकते हैं गाड़ी, और उन्होंने फ़ोन की इन्हीं रिश्तेदार को जिनकी पहले मैं बात बता रही थी, इन्हीं रिश्तेदार को फ़ोन की, और ये रिश्तेदार जो हैं ये फरमाते हैं कि अभी क्यों तुम फीस जमा करा रहे हो, कि अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया, तो फेल हो गई तो फिर। और खैर वो उन्होंने गाड़ी से निकल के बात की थी, और मैंने पूछा उनसे बाद में कि अभी क्या बात हुई है, अभी क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज ही रिफ्यूज टू सबमिट द फी, माय डैड, एंड वी ड्रोव बैक होम, एंड आई वाज both angry, sad and really really upset कि ये क्या तमाशा था भाई, you have to submit the fee ताकि मेरा एडमिशन हो वहाँ पे। तो खैर उन्होंने मुझे बताया कि जी ये है कि अच्छा हमने अगर फीस जमा करा दी और फेल हो गई तो फिर, तो बेसिकली ये था कि पैसे ज़ाया ना हो जाए, इसलिए हमने फीस जमा नहीं कराई। चाहे मेरा साल ज़ाया हो जाता, एडमिशन ना होता, वो ठीक था, लेकिन उन रिश्तेदार के कहने पे फीस के पैसे ज़ाया नहीं होने चाहिए थे। खैर हम वापस आ गए। आई वॉज नॉट अ टॉपर स्टूडेंट मेरे ख्याल से, नेवर के ख्याल से क्या, आई वॉज नेवर अ टॉपर स्टूडेंट, लेकिन इतने बुरे हालात भी नहीं थे कि बोर्ड के एग्जाम में मैंने सप्ली लेके फेल हो जाना था, ऐसा नहीं हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। खैर वहाँ एडमिशन नहीं हुआ, वो सीट ऑब्वियसली कैंसिल हो गई, फीस जमा वहाँ पे नहीं कराई गई, एंड लेटर ऑन फिर जहाँ पे मैंने लिया एडमिशन, जो आई वोंट टेल दैट, वहाँ पे फिर हो गया था। अच्छा ये जो रिश्तेदार है मेरे, ही आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम एग्जैक्टली। ही डजंट बॉदर कि उनकी अपनी बच्चियां क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं, ठीक है, वहाँ पे 100% अंधा एतमाद है, और बस उनके ऊपर उंगली ना खुद उठानी है ना किसी और को उठाने देनी है, लेकिन दूसरों की बच्चियों के ऊपर 100% बातें बनानी है, उंगली उठानी है, और कोई ना नुक्ताचीनी करते रहना है। किसी को कहेंगे कि ओ ये तो लड़कों के साथ पढ़ती हैं, मोबाइल आए थे नए नए जिस जमाने में, फोन लेके नहीं देने, लड़कों से बातें करती हैं वगैरह वगैरह, फजूल किस्म की जो होती है ना, घटिया किस्म की बातें, वो सारी सुनी हुई है मैंने, मतलब ये थ्रू आउट, और ये दिस इज लाइक अराउंड लाइक एफएससी का जमाना जो था, उस जमाने की बातें हैं, हाई स्कूल फॉर दोज हु डोंट अंडरस्टैंड एफएससी। लेकिन अपनी बच्चियां अभी तक मैट्रिक भी नहीं किया था, और इनके पास अपने अपने फोन भी उठाए हुए हैं, इनके हर जगह अकाउंट बने हुए हैं, वो सब ठीक है, अपनी है ना तो बस जिंदाबाद, लेकिन दूसरों के ऊपर पॉइंट आउट जरूर करना है। तो इस किस्म के जो घटिया किस्म के रिश्तेदार होते हैं ना, इनको अल्लाह मियां हिदायत दे, ये सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं आपके लिए, कभी भी ये आप लोगों का भला नहीं चाहते होते, ये हर तरीके से सिर्फ आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपकी जिंदगी के डिसीजन ये खुद लेना चाहते हैं, ये इस किस्म के लोग होते हैं। एंड इट्स अनफॉर्चुनेट कि मेरे फादर ने कभी हमारे लिए स्टैंड ही नहीं लिया उस तरह से, जो किसी और ने कह दिया बस वो सुन लिया और उसके ऊपर चल पड़े। जब इस किस्म की बातें होती हैं, इस किस्म की चीजें होती हैं, तो आई थिंक यू कैंट ब्लेम अदर पीपल, यू हैव टू ब्लेम योर ओन पर्सन। आई ब्लेम माई फादर फार मोर देन आई विल एवर ब्लेम दीज पीपल, because it is his job and his job only to protect me, मेरे लिए स्टैंड लेना, मुझे प्रोटेक्ट करना, हर तरह से हर मामले में मेरे लिए ढाल बनना, पर ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो एट दिस पॉइंट इन माई लाइफ आई डोंट थिंक मुझे कोई ऐसी उम्मीद है अभी, मुझे पता है कि बस मैं खुद ही हूँ जो हूँ, नहीं हूँ तो नहीं हूँ, इसके अलावा और कोई भी नहीं है, विच इज़ वेरी सैड एंड वेरी अनफॉर्चुनेट, बट इट इज़ व्हाट इट इज़, राइट। क्या कर सकते हैं इसके बारे में। खैर ये आज का हमारा टॉपिक ये है, इंटरफेरेंस। प्लीज स्टॉप इंटरफेयरिंग, ठीक है, अपने बच्चों को भी इंडिपेंडेंस दें, छोटे छोटे फैसले करने की, जब वो छोटे होते हैं उनको, क्योंकि डिसीजन मेकिंग आप वहीं से सिखाते हैं, डिसीजन मेकिंग ऑल ऑफ अ सडन आप 20-25 साल के होके नहीं सीख जाते हैं,
जब आपके बच्चे छोटे हैं ना, वहीं से उनको कॉन्फिडेंस दें। अपने कपड़े पिक करने के लिए, अपनी बुक्स पिक करने के लिए, अपने शूज़ पिक करने के लिए, छोटी-छोटी चीज़ें, अपना टॉय सेलेक्ट करने के लिए उनको इंडिपेंडेंट करें। क्रिटिकल थिंकिंग एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, ये 2 चीज़ें हैं जो आपने अपने बच्चों में डालनी है, लड़का है या लड़की है, हर हाल में डालनी है। और ख़ास तौर पे लड़कों पे यार, ख़ास तौर पे लड़कों में, इन देसी लड़कों में, ये पता नहीं किस किस्म के हैं अजीबो-गरीब से। इनको ये सिखाएँ ताकि जो अगली नस्लें आने वाली हैं, वो कोई सही से मर्द हों। ठीक है? ये स्पाइनलेस मर्दों के साथ जो है ना फैमिलीज़ बनती कभी भी नहीं है, टूटती हैं खाली। जो बात है वो है, सीधी-सी बात है भई। तो लोगों को सिखाएँ ताकि वो बचपन से सीखेंगे, तो ही बड़े होते-होते उनकी डिसीजन मेकिंग और विल पावर और खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, तो ही वो बड़े डिसीजन ले सकेंगे। अदरवाइज़ बस यही होता रहेगा सारी ज़िंदगी। जो स्मार्ट लोग हैं वो आपको कंट्रोल करेंगे, आपके बच्चों को कंट्रोल करेंगे, आपके बच्चों के बच्चों को कंट्रोल करेंगे, और ये साइकिल चलती रहेगी इसी तरह से। व्हिच इज़ नॉट फेयर, यू नो, इट्स नॉट फेयर टू एनीवन। जो उनके उनके साथ भी फेयर नहीं है, उनके बच्चों के साथ भी फेयर नहीं है। आगे से सारी नस्लें खराब हो जाएँगी। तो इस चीज़ को कैटर करें। इस किस्म की रिज़ेंटमेंट्स जब एक बार दिल में आ जाती है ना, मुझे हैं, ठीक है? इट्स अनफॉर्चुनेट बट आई डू हैव दोज़ रिज़ेंटमेंट्स टुवर्ड्स माय डैड स्पेशली बिकॉज़ ऑफ थिंग्स दैट ही कुड हैव डन एंड ही डिडन्ट डू, and still the things that he should do but he doesn't do just because he just can't do those things, right? तो इस किस्म का एटीट्यूड, इस किस्म की डिपेंडेंस और इस किस्म का जो ब्रॉट अप है ना, ये ठीक नहीं है। ठीक है? अपने बच्चों को ना, अपने माएँ स्पेशली जो हैं, अपने बेटों को अपनी गोदों से उतारें टाइमली, उनको मर्द बनाएं, उनको प्रॉपर डिसीजन लेना सिखाएं। बच्चियां भी जो हैं आपकी, अब वो ज़माने तो है नहीं है, बस घरों में ही रहेंगी और घर की रोटियां ही बनाएंगी। तो उनको एम्पावर करें, उन्हें एम्पावर करें, उनको ये बातें सिखाएं, उनको ये बातें बताएं कि यार ये इस तरह से नहीं चलती ज़िंदगी। तो इस तरह खैर, दैट वाज जस्ट वन थिंग। बॉदर भी करी थी मुझे कुछ दिनों से, जब से मेरी बात हुई थी रिगार्डिंग समथिंग टू द सेम पर्सन, सेम रिश्तेदार। It was bothering me quite a lot, and I just hate the fact that they think they have that power, and that power which has been given to them by my caretaker. I hate it, absolutely hate it. और फिर मेरा वो बात सही भी कर रहे होंगे ना, मेरा वो काम करने का दिल नहीं करता बिल्कुल भी, क्योंकि इट्स कमिंग फ्रॉम ए प्लेस ऑफ ऑर्डर एंड कंट्रोल, not from a place of actual care and concern. So this was it. This is my rant of the day और topic of the day. Please अपने बच्चों को सिखाएं, खुद सीखें ये चीज़ें, इंडिपेंडेंट हों, स्टैंड लेना सीखें। आपकी शादी के बाद माएँ बहनें ठीक हैं, उधर ही होती हैं, लेकिन आपकी बीवी और बच्चे, they take the front seat, they have the top priority in your life, okay? There is nothing else about it, there is no discussions on it, this is what it is. आपका मजहब भी आपको ये बताता है, आपकी सोसाइटी आपको अलबत्ता उल्टा बताती है। सोसाइटी ने बस माँ की गोद में ही बिठाया हुआ होता है। तो ये ठीक नहीं है भाई, ये ठीक एटीट्यूड नहीं है। थिंक दिस इज वन थिंग दैट आई डू एक्चुअली अप्रिशिएट इन द वेस्ट, इन द वेस्टर्न कल्चर, कि मोस्ट ऑफ द पीपल वो 18 साल के बाद अपने वालिदैन से सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट इन अ सेंस कि खफा होके नहीं जाते, अपना घर लेते हैं, रेंट आउट करते हैं, वहाँ मूव कर जाते हैं। बाकी जो भी उनकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो भी है, समटाइम्स दे मूव एंड दे लिव इन टुगेदर, नॉट इंडोर्सिंग दैट। लेकिन जो अलग होके खुद से इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजारने वाला स्टेप है, 100% endorse that. It is super, it's crucial basically. It's crucial for your personal development. It is crucial for you to learn things about yourself, about your partner, all those things. I don't think personally मैं कभी भी किसी ऐसे इंसान के साथ वक्त गुजार सकती हूँ या रह सकती हूँ जिसने अपने खुद के काम कभी किए ही नहीं है। कपड़े अम्मा धोती हैं, बर्तन अम्मा धोती हैं, खाना अम्मा बनाती हैं, सफाइयाँ घर की अम्मा करती हैं, तो आप क्या करते हैं यार? आप क्या कर रहे हैं? धरती पे बोझ हैं फिर तो। आप जॉब करके आप कोई 30 मार खान नहीं बन रहे। सब लोग जॉब करते हैं, यहाँ आके रहे ना, सारे काम करने पड़ेंगे ना, तबीयत साफ हो जाएगी। ये जो बस सुस्तियां हैं ना, जो हमारी माओ ने डाली हैं हमारे लड़कों में, इट नीड्स टू स्टॉप। एंड आई रियली होप जो अब तक जो बिगड़ गई वो बिगड़ गई, जो आने वाली जनरेशन, आई रियली रियली होप वो इस किस्म के ना हो। दे हैव बेटर इमोशनल इंटेलिजेंस, दे आर बेटर इक्विप्ड to take care of themselves without any women around them. It's just a basic like life skill, and they should know how to do it. So this topic is kind of related with the interference part, because when you are spineless man जो अपने लिए और अपने बीवी बच्चों के लिए स्टेप नहीं ले सकता, दुनिया आपके बीवी बच्चों को जलील करेगी हमेशा, ये याद रखें। तो आपका मजबूत होना और आपका इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि इसी से आप अपने बीवी बच्चों के लिए स्टेप ले सकते हैं,
इसी से आप उनकी अच्छी लाइफ बना सकते हैं। इसके बगैर नहीं हो सकती ये काम। दिस इज़ लाइक काइंड ऑफ कोरिलेटेड। अगर आप डिपेंडेंट है लोगों के ऊपर बेसिक डिसीजन मेकिंग के लिए, तो आप सारी ज़िंदगी डिपेंडेंट ही रहेंगे। वो लोग हमेशा आपकी बीवी बच्चों को एज अ सेकेंडरी पर्सन पोर्ट्रे करेंगे, और आप भी उनको हमेशा एज अ सेकेंडरी पर्सन ही देखेंगे, प्राइमरी कभी नहीं देखेंगे। दे आर योर प्राइमरी मैन, योर किड्स आर योर प्राइमरी, योर स्पाउस इज योर प्राइमरी। And in the older age, let me tell you this, in the older age, once you have retired and once those people are done sucking off of your funds and all of your, whatever you were providing them financially, उसके बाद आप देखें कैसे ठुड्डा मार के आपको साइड पे करते हैं। फिर आप कहेंगे ओहो मेरे बच्चे मेरे बच्चे। फिर बच्चे कहेंगे भैया किधर, कौन से बच्चे? वो बच्चे जिनको आपने कभी टाइम नहीं दिया सारी जिंदगी, अब आपको बच्चे याद आ गए हैं। सो अनफेयर, इट इज सो अनफेयर, इट enrages me a lot when I think about this. How can you be so selfish and so mean? सारी जिंदगी जिन बच्चों का आपको ख्याल नहीं आया, जिन बच्चों का आपने ख्याल किया नहीं उस तरह से जिस तरह आपको करना चाहिए था, जो हमेशा आपके लिए सेकेंडरी थे, अब जब अपनी स्ट्रगल से वो बच्चे कहीं ना कहीं पहुंच गए हैं, अब आपको याद आ गया कि मेरे बच्चे मेरे बच्चे, अब आपको वो टाइम दें। क्योंकि अब आपके वो जो हसीन रिश्तेदार थे, अब वो आपको ना टाइम देते हैं, ना आपको मुंह लगाते हैं, क्योंकि ना आपके पास पैसा है ना आप अमीर हैं। अब आपका टाइम हो गया पूरा, अब आपको याद आ रहे हैं बच्चे। इट इज़ नॉट अनफेयर, इट इज़ अनफेयर। ओके, it's unfair, it's selfish, and it's just beyond mean at your end. So please try to get the gist of this and do not take your life to that end. तो ये तो थी आज का टॉपिक। अब हम इसको करेंगे यहाँ पे रैप। अच्छा जी, अब आते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है हमारा कि बिफोर यू अप्लाई फॉर द कैनेडियन वीज़ा, for work, express entry, or any other options that we discussed in the first episode, how are you going to get your degrees attested in Pakistan? तो ओके, आई एम गोना अज्यूम कि आपने मैट्रिक, एफएससी और बैचलर्स किया हुआ है। बेस्ड ऑन दैट आई एम जस्ट गोना do the step by step process thingy. All right, so let's go with the, I think the easiest one, I guess. HEC। तो HEC से आपने अटेस्ट करवानी है अपनी बैचलर्स की डिग्री। आप बैचलर्स की डिग्री की करवाएंगे कॉपीज, सॉरी, डिग्री एंड मार्कशीट बोथ। गेट द कॉपीज डन, create an account on the HEC portal. Very simple, just create an account, put in all your information। वहीं पे वो आपसे आपकी डिग्रीज की पिक्चर्स भी पोस्ट करवाएंगे, जिसमें आपकी मैट्रिक और एफएससी की डिग्रीज इंक्लूडेड होंगी। पिक्चर्स लेनी है आपने बिल्कुल क्लियर क्लियर, बेटर गेट दोज स्कैन्ड फ्रॉम समवन। वो लेंगे, उसके बाद उसको अपलोड करें अपने उस HEC पोर्टल के अंदर अपने अकाउंट में, और डिग्री अटेस्टेशन के लिए आप अप्लाई करेंगे। इसमें दो प्रोसेस थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आप पोस्ट के थ्रू भी मंगवा सकते हैं, सॉरी, आप पोस्ट के थ्रू सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं अपनी डिग्रीज, या आप वॉक इन कर सकते हैं। तो आई वॉकड इन बिकॉज आई डोंट थिंक आई ट्रस्ट any postal service with my original degrees. So I just walked in. Lahore, Karachi, Islamabad, you know, यहाँ पे इनके ऑफिसेस हैं। आई बिलीव पिशावर में भी, आई एम नॉट श्योर दो। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद आई एम श्योर अबाउट, नॉट श्योर अबाउट पिशावर दो। तो वहाँ पे उनके ऑफिसेस हैं, आप वहाँ जा सकते हैं इफ़ यू कैन। अदरवाइज यू कैन चूज दी कोरियर ऑप्शन इफ दैट वर्क्स फॉर यू। तो जब आप अपनी डिग्री सबमिट करवा रहे हैं, यू आर बेसिकली सबमिटिंग योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद दी कॉपीज ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स। सारा कुछ सबमिट करवाना है। ओके, ना आई एम अज्यूमिंग आप इस्लामाबाद के ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने किया था, जस्ट गोना गो दैट वे। इस्लामाबाद के ऑफिस जा रहे हैं, आपके पास डिग्रीज आपकी सारी हैं, ओरिजिनल भी और उनकी कॉपीज़ भी। डिग्रीज, मार्कशीट, मैट्रिक, एफएससी एंड योर बैचलर्स यूनिवर्सिटी। ऑलराइट, यू हैव एवरीथिंग। और वहाँ जाएंगे, अपने टाइम पे जो भी आपकी अपॉइंटमेंट का टाइम है उस पर आप अपने डॉक्यूमेंट सारे जमा करवाएंगे, फीस जमा करवाएंगे। जो वहाँ पे जो भी क्लरिकल स्टाफ होगा वो आपके डॉक्यूमेंट रिसीव कर लेगा और आपको बता देगा जी 2 बजे आपने आके रिसीव कर लेने हैं फलानी विंडो पे। आप बस जमा करा के चले जाएं, घूमें फिरें, खाएं पिए, वेट करें, वट एवर वर्क्स फॉर यू। डू नॉट फॉरगेट कि आप अपनी ओरिजिनल CNIC लाजमी साथ लेके जाना है, उसके बगैर ऑब्वियसली दे कांट just do it, you know,
it has to be you who take your degrees there. So you make sure you get your CNIC with you. If you are sending someone else on your behalf, you actually have to write in authority letter. I think if that's the right word, authority letter or something. तो खुद से लेके जाएं if you can, far better. ये आपका हो गया HSC. Usually you can get it done on the same day. आप सुबह थोड़ा early जाएं. Try your best to be there like 8, 7:30 or 8. The earlier the better, ताकि आप सेम डे पे कलेक्ट करके वापस आ सकते हैं. ओके जी. तो ये तो हमारी हो गई डिग्री HEC से टेस्ट. अब आपने अपना मैट्रिक और FSC करवाना है. अच्छा, मैट्रिक और FSC ट्रिकी था फॉर मी. इट वाज, आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग. इट वाज वेरी ट्रिकी एक्चुअली, क्योंकि मैट्रिक और FSC अपने बोर्ड से भी होगी. लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका फेडरल बोर्ड था, तो आप फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद ऑफिस जाएंगे. सेम प्रोसेस, यू हैव टू टेक द कॉपीज विद यू, यू हैव टू टेक द ओरिजिनल विद यू. जाएंगे, सारा प्रोसेस करवाएंगे, वो टेस्ट करके आपको दे देंगे. तो बोर्ड से तो हो गया. इसके बाद आपको जाना था, हम लोग गए थे IBCC के ऑफिस. उधर का भी सेम प्रोसेस है. एट द टाइम व्हेन आई वेंट देयर, काम ज़्यादातर मैनुअली थे. यू जस्ट वॉक इन, फिल आउट द फॉर्म्स एंड स्टफ, submit the fee, submit the documents, and then receive them later on or the next day from the office itself. Now I believe they, or you can also do it by submitting the application online on their website, and the same process, and you have to upload all the documents and take an appointment. Now you can go there on your appointment day, or you can send via courier, whatever works for you. Again, you have to submit your original documents along with the copies. तो ये जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं, ये सारे काम एक दिन के नहीं है. आपको एटलीस्ट एक हफ्ता चाहिए ये सब कुछ करने के लिए. HEC में क्योंकि आप सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करवा रहे हैं, तो कोई और काम नहीं हो सकता. फिर बोर्ड जब आप जा रहे हैं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जा रहे हैं, कोई और काम नहीं हो सकता. IBCC जब आप जा रहे हैं तो भी अपने ओरिजिनल के साथ जा रहे हैं. तो ये मतलब यू हैव टू बेसिकली स्केड्यूल, ओके, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हर दिन जाएं. और it has to be done like from every office along with the original document, so it's just time taking. गर्मी में करवाया था मैंने, बाहर हो गए थे, लेकिन ये कि हो गया था, चलो शुक्र है. Then the last process would be the Ministry of Foreign Affairs. I swear to God, इतनी लंबी लाइन उस मिनिस्ट्री के बाहर लगी होती है. Ministry of Foreign Affairs आप जाएंगे जब आपके पास आपकी डिग्रीज अटेस्ट हो चुकी हैं HEC, आपके बोर्ड से और IBCC से. सारा कुछ करवाने के बाद आप जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स. वहाँ का भी सेम प्रोसेस है. अपॉइंटमेंट बुक करें उनके कैंप ऑफिस में. इस्लामाबाद गई थी मैं. गो एज अर्ली एज पॉसिबल. अपनी जो भी आपकी HEC से अटेस्टेड आपकी ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री है ना, वो ओरिजिनल साथ लेकर जानी है. ठीक है, ओरिजिनल लेके जाएं, साथ अपनी कॉपीज लेके जाएं. यहाँ पे सॉरी, फॉरेन अफेयर्स जो है ये आपकी ओरिजिनल डिग्री के बैक पे स्टैम्प करेगा. ये वेरिफिकेशन का है, ये कि ये वेरीफाइड है, ओरिजिनल है, ऑल दैट स्टफ. तो ओरिजिनल आपने अपने साथ लेकर जाना है. हम जहाँ भी जा रहे हैं ना, बस ओरिजिनल अपने साथ रखना है और संभाल के रखना है. अपना CNIC वगैरह, सेम सेम स्टोरी, यू हैव टू टेक इट विद यू. तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फॉरेन अफेयर से अटेस्टेशन. अच्छा जी, यहाँ तक आपकी हो गई है HEC, बोर्ड, IBCC, फॉरेन अफेयर्स. अटेस्टेशन आपकी हो गई है अब कंप्लीट. मुबारक हो. अब चलते हैं हम आगे. अब आपकी जब अटेस्टेशन कंप्लीट हो जाएगी ना सारे सब डिपार्टमेंट से विद इन पाकिस्तान, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कि आपने अपनी डिग्री, अब अपनी डिग्री, अपनी एजुकेशन बेसिकली, नॉट डिग्री, वेरीफाई और इक्विवेलेंसी की सर्टिफिकेट लेनी है आपने अब कैनेडियन एजुकेशनल सिस्टम से. जाहिर है आप, हम जिस तरह से पढ़ते हैं पाकिस्तान में वो डिफरेंट है. कैनेडियन कोर्स सारा कुछ डिफरेंट होता है, तो उसकी इक्विवेलेंसी आपको यहाँ से लेनी पड़ती है. तो वो आप लेंगे जनाब ECA के थ्रू, एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट, जो कि मैंने करवाई थी वेस पे. वेस इज़ वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज. दिस इज़ द मोस्ट कॉमन वन. वहाँ से आपने ये अपनी डिग्रीज अटेस्ट करवानी है. अच्छा, उनका भी अब सेम प्रोसेस है. आई वुड सजेस्ट कि आप ये सारे प्रोसेसेस जो हैं ये खुद से करें इंस्टेड ऑफ इन्वॉल्विंग ये कंसल्टेंट्स. तो खुद से करें सारे प्रोसेस, इतना कोई मुश्किल नहीं है. अगर आपने डिग्री से अपनी टेस्ट करवा ली है ना, तो उसके बाद तो हो जाएगा आगे का सारा. वैसे मैंने करवाई थी, मेरा क्योंकि इंजीनियरिंग की डिग्री थी तो मेरी वैसे हो गई थी. अगर आपका मेडिकल प्रोफेशनल से ताल्लुक़ है तो आप करवाएंगे MCC से, मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा. और अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो आप करवाएंगे PEBC से, so Pharmacy Examining Board of Canada. Going back, so basically I'm just
addressing the steps that I followed for my degree. Okay, so I did the WESP, the World Education Services. वेस्ट पे अपना अकाउंट क्रिएट करें। वहाँ से आप वेस्ट कनाडा चूज़ करेंगे जब अपना अकाउंट बना रहे होंगे आप। वहाँ पे आप AGC को रिक्वेस्ट भेजेंगे कि वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो डायरेक्टली भेज दे वेस्ट को। अब वहाँ पे आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। AGC वाले खुद डॉक्यूमेंटेशन करके भेजेंगे वेस्ट को। तो आप रिक्वेस्ट करते हैं ये सर्विस जब मैंने की थी उस टाइम पे ये मैनुअल था। मैनुअल इन अ वे के जब मैंने जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे उसके बाद जब सब अटेस्टेशन वगैरह हो गई थी दे रिटेन योर डॉक्यूमेंट्स, सॉरी दे रिटेन कॉपी ऑफ योर डॉक्यूमेंट। तो आप जब रिक्वेस्ट करेंगे देन दे कैन सेंड इट टू वेस्ट फॉर वेरिफिकेशन। वो थोड़ा मैनुअल प्रोसेस था। अभी ये है कि अब आप ये सर्विस उनसे AGC से ऑनलाइन रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सो व्हेन यू क्रिएटिंग योर अकाउंट एंड एवरीथिंग ऑल द अटेस्टेशन इज डन, उसके बाद आप जाके रिक्वेस्ट करेंगे कि जी ये मेरा अकाउंट नंबर है, ये मेरी प्रोफाइल नंबर नंबर होता है एक, आपको असाइन हो जाता है जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। वो आपको रिक्वेस्ट करेंगे, AGC जो है वो डॉक्यूमेंट उनको फॉरवर्ड कर देगा। अगर आपकी यूनिवर्सिटी वाशिंगटन अकॉर्ड के साथ मुंसलिक है तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान होने वाली है उसके बाद होपफुली, क्योंकि वाशिंगटन अकॉर्ड इज़ बेसिकली एक्सेप्टेड इन US। बेसिकली आई बिलीव इट्स एक्सेप्टेड टू वर्ल्ड वाइड इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके थ्रू जो है आपकी यूनिवर्सिटी और आपकी डिग्री अगर है उनके साथ एसोसिएटेड एफिलिएटेड, एफिलिएटेड इज द राइट वर्ड, तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है प्रोसेस करवाना। ये हो गया आपका वेस। जब वेस आपकी डिग्री रिसीव कर लेगा ना HEC के थ्रू, तो आपका जो अपना अकाउंट है ना उसके ऊपर वो आपको इशू कर देंगे ECA रिपोर्ट। ECA रिपोर्ट आपको चाहिए होगी जब फर्दर आप अपना अप्लाई करें ना वीज़ा, be it your student visa, be it your express entry, be it your any visa that you're applying on, ये काम आपने करना है। दिस इज द मैंडेटरी स्टेप्स। ओके, तो ये शुरू यहीं से कर लेना, पहले अपनी डिग्रियां तो टेस्ट करवाएं, ये आप करा लें पहले। वैसे आपकी डिग्री आ गई, वेल एंड गुड, बेहतरीन हो गया। द गुड थिंग इज़ दैट ये आपकी जो क्रेडेंशियल्स है ना ये आपके एक्सपायर नहीं होते हैं, यू कैन मेंटेन देम इन योर अकाउंट। तो एक बार आपकी हो जाए ये सारा प्रोसेस, देन यू आर गुड गुड टू गो for the rest, क्योंकि if you're an engineer you will be getting it done again when you move to Canada and you want to work as an engineer. That is a later on thing, nothing relevant right now, but basically you do have to go through WES anyway, so just get it done. Okay. One more thing, WES is not just for engineers। अगर आपका अभी कोई भी डिग्री है अदर देन मेडिकल एंड द फार्मेसी, तो आपने वेस ही को भेजने हैं अपने डॉक्यूमेंट, ठीक है। मेडिकल और फार्मेसी के लिए जो है वो उनका डिफरेंट है। जब आपकी वेस से आ जाएगी ना डिग्री टेस्ट होके, तो आपकी ज़िंदगी में सुकून हो जाएगा बेहतरीन किस्म का, क्योंकि उसके बाद आपके पास बेसिकली सारे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन्ड है और अब आपने जो है वो उनको सबमिट करवाना होगा। जो नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना आपकी डिग्री वगैरह के बाद, वो है आपका IELTS इंग्लिश एग्ज़ाम। उसको हल्का नहीं लेना। इट इज़ नॉट रेगुलर अंग्रेजी का एग्ज़ाम, इट्स नॉट, इट इज़ डिफ़िकल्ट, इट हैज़ अ प्रोसेस दैट यू हैव टू फॉलो, इट्स अ वे दैट यू हैव टू फॉलो टू पास दैट एग्ज़ाम। मिनिमम पासिंग स्कोर जो है वो 6666 है, लेकिन उस पे आपको कोई इनवाइट नहीं करेगा। आपने एम करना है जी 8777 के लिए। टेक्निकली यू शुड एम फॉर ऑल 9, ओके, ऑल 9s, ऑल राउंडर, बट इफ नॉट एटलीस्ट यू शुड गेट 8777। सो 8 इन लिसनिंग एंड द रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग शुड बी 7 मिनिमम। इसके ऊपर आपको कुछ अच्छा स्कोर ऐड होगा आपकी प्रोफाइल में, जिससे आप फिर आ सकते हैं और सारा कुछ कर सकते हैं। मैंने जब अप्लाई किया था तो देयर वाज दिस अकाउंट E2 IELTS. Yeah, yeah. This was the account. I'll show you this on the screen with a screenshot, and I can also add a link. So मैंने जो अपने IELTS की एग्जाम की प्रिपरेशन की थी, I followed this account. Okay, E2 IELTS. My teacher, the person who I was following in within this account, because there are multiple videos, different teachers. I was following Jay. I was only following his videos. And he basically, I was able to prep really well for my exam only following this. मैंने इससे पहले एक बार आइल्स लिया था for a different application. उसके लिए I actually took training
from an institute in F7 Markaz. Very expensive. I would not recommend that again. Follow this account. अगर आपकी इंग्लिश बहुत ही कमज़ोर है ना, फिर मे बी यू शुड गो टू एन इंस्टीट्यूट, अ प्रॉपर इंस्टीट्यूट. बट अगर आपको है कि ठीक है, थोड़ी बहुत तैयारी और थोड़ी बहुत सपोर्ट के साथ यू कैन डू इट, जस्ट फॉलो दिस अकाउंट. दिस इज़ द बेस्ट अकाउंट फॉर प्रिपरेशन. उसके अलावा आप अपनी वोकेबलरी पे थोड़ा काम करें. रेगुलर यूजेज के वर्ड्स होते हैं, अवॉइड करें कि वो ना ही यूज़ करें. स्पेशली अगर आप जब अपना स्पीकिंग का टेस्ट दे रहे होंगे, वहाँ पे खुल के आराम से बात करें. डरने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट अ लैंग्वेज कि हम सबको आती है. बेसिकली वी हैव बिन स्टडीइंग एंड स्पीकिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग एंड व्हाट नॉट सिंस वी वर किड. तो सबको आती है. तो ओनली प्रॉब्लम है इसके अंग्रेजी को एक हवा बना के रखा हुआ है कि ओए होए इंग्लिश सब बोल सकते हैं यार. इट्स अ लैंग्वेज. एक तो ये जो हमारी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना अंग्रेजों के बाद वाला, ये नहीं गया. अंग्रेज चले गए, ये छोड़ गए. तो उस पर काम करें. इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स डूएबल. ओके, इट इज़ डूएबल. कोई काम दुनिया में ज़िंदगी में मुश्किल नहीं होता. सिर्फ आपको इंटेंशन चाहिए होती है. और इंटेंशन और नीयत और मेहनत जहाँ पे होगी ना, आप 100% कामयाब होंगे. जस्ट प्रिपेयर फ्रॉम देयर. डिग्री आपकी होगी, सारी टेस्ट वैसे आपकी रिपोर्ट आ गई बेहतरीन. आपने आइल्स का एग्ज़ाम दे दिया, आपका 8777 स्कोर आ गया. वेल वेल एंड गुड. अब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे और फिर अल्लाह पे छोड़ देंगे. यहाँ पे आपके बेसिकली वो स्टेप्स कवर हो जाते हैं जो आपके एंड से पेंडिंग है. उसके बाद तो जो होगा सो होगा, देखा जाएगा. इनविटेशन आता है, नहीं आता है, क्या पता कुछ बेहतर आ जाता है. यू नेवर नो, राइट. तो ये वो चीज़ें हैं जो आपने अपने एंड से जो है वो कंप्लीट कर लेनी है. If you are in school right now, by any chance you're coming across these videos, please pay attention. Please focus on your studies. Nothing but your studies. Really, really focus there. यही चीजें आपको आगे काम आएंगी जिंदगी में. बाकी कुछ भी काम नहीं आएगा आपको. कोई इंसान, कोई चीज, nothing is ever going to be useful for you in your life. अगर आप एक फेल इंसान है ना, तो बस आप फेल इंसान ही है. कुछ नहीं हो सकता फिर उसके बारे में. तो अपने ऊपर ध्यान दें, और ना सिर्फ अपनी एजुकेशन के ऊपर, अपने ऊपर वैसे ध्यान दें यार. फिजिकली अपने आप पे ध्यान दें, अपनी मेंटेलिटी पे ध्यान दें, अपनी रूहानियत, अपनी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर फोकस करें. अपना रिश्ता बिल्ड करें अल्लाह पाक के साथ. इफ़ यू आर फ्रॉम अ डिफरेंट रिलीजन, जो भी आपका खुदा है उसके साथ बिल्ड करें. अपनी जिस्म का ख्याल रखें, खाना खुद को अच्छा खिलाएं, एक्सरसाइज करें प्रॉपरली. I know these things. I don't follow these things myself. I am guilty of it. But I'm like super aware of these things. I'm trying my best to honor myself and my body as much as I can. This is all I can think of right now. What else can you do? अपनी इंग्लिश बेहतर बनाने के लिए, if you are not very strong with spoken or reading or writing, उस पे ध्यान देने के लिए आप जो है वो बुक्स पढ़ें और कम्युनिकेट करें बगैर शर्माए. हम लोग फंस जाते हैं ग्रामर के अंदर. बोलें, बस बोलते रहें. अपने बच्चों को भी सिखाएं, छोटे बच्चों को भी सिखाएं, उनसे भी बोलें, खुद भी सीखें. इट इज़ अ लैंग्वेज which might benefit you in, if you're traveling or something, and it will benefit you 100% if you're applying for immigration in the Western countries. And I believe even in the Middle Eastern countries, because don't they have a lot of clients who are from Western countries? Anyhow, do that. अंग्रेजी बोलें. Even after my masters, I was not fluent with speaking English. I was shy, super shy. और हुआ क्या था, while I was working with an IT company over there, we had clients who were in US and Middle East. The communication channel was in English, so I had to talk. But every single time I was in a meeting with those people and I was the only one, I was sweating like anything कि अब मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ रही है और इंग्लिश तो आती नहीं है. उफ क्या होगा. Then I got another job, and that was a remote job with another company in Canada. वहाँ पर सारी communication इंग्लिश में ही थी, even if the teams were based in Pakistan. Entire communication, all the meetings, everything was in English. I believe that was where I actually built the confidence to speak. When I came here and I was greeting people and talking to them normally, they were surprised to know that, oh, you speak perfect English. And I was like, yeah, like, what do you mean? And they told me a lot of immigrants who move here actually cannot speak English. So there is a huge language barrier. Now you cannot communicate because they can't speak English and you don't understand their language.
this is it for today. This is my cue. I hope this episode was also of some information to some of you, any of you, all of you. I don't know. And I hope I will maintain consistency moving forward. I will have things to talk about. I have a lot to talk about. And the fact that मैं यहाँ पे anonymous हूँ, nobody knows who I am, I can talk about a lot of things, man. Anyways, रात के 11:30 बज रहे हैं. कल Wednesday है. It's a work day. So I think I should head to bed now. I was supposed to sleep at 10 today. So yeah, there's that. क्या कर सकते हैं? It's alright. Okay then. I will see you in the next episode. I hope this is was good